हेलो डियर फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का इस इकोनॉमिक्स के जर्नी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये आज मेरा 20वां लेक्चर है। इसके पहले मैंने 19 लेक्चर और लिए हैं। तो जो स्टूडेंट हमसे पहली बार इंटरेक्ट हो रहे हैं, हालांकि इस क्लास में वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये इसमें कुछ मैं किसी चीज़ का बेसिक बताने वाला हूँ कि एक्चुअल अर्थव्यवस्था में किन चीज़ों की समस्या है और किन चीज़ों के निजात से हम अर्थव्यवस्था में जो हमारा एम है और देश का एम होता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके प्रीवियस क्लासेस को भी जाकर देख लेंगे तो उनकी एक अच्छी समझ बन जाएगी। वैसे मेरा अंदाजे बयां थोड़ा सा हट के है, इसलिए आप लोगों को इकोनॉमिक्स बहुत ही आसान लग रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ बताता हूँ कि अर्थव्यवस्था की जो मूल समस्या है वो कहाँ पे उत्पन्न होती है। आप जब इतना पढ़ाने के बाद, मेरे तकरीबन 18-19 लेक्चर के बाद, आप एक चीज़ कहीं ना कहीं समझ गए होंगे कि समस्या सिर्फ उत्पादन यानी कि उत्पादन की है, यानी मांग और आपूर्ति की है। डिमांड एंड सप्लाई की समस्या है, बाकी किसी चीज़ की समस्या नहीं। और ये ऐसी समस्या है, किसी देश में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, किसी देश में सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, कहीं पे डिमांड और सप्लाई बैलेंस में तो कहीं नहीं है, लेकिन मान लीजिए बैलेंस में भी है तो वो पूर्ण रोजगार की तरफ नहीं पहुंच पाया है। तो मैं इन कुछ केसों को लेके आप लोगों को समझाता हूं, जिससे आपकी बहुत ही मजबूत समझ हो जाएगी। आप किसी से बातचीत करेंगे तो एक फ्लो आएगा आपके बातचीत में, और आप जब आंसर राइटिंग की तरफ जाएंगे तो आप बहुत ही सहज ढंग से आपका एक जो है आपके अंतर मन का एक बहुत अच्छा विकास हो चुका होगा कि आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। मैं कुछ केसेस को लेके आप लोगों से चर्चा करता हूं। एक पहला केस है एवरेज डिमांड। ये एवरेज डिमांड, ठीक है, मांग, औसत मांग, एवरेज डिमांड एवरेज सप्लाई के बराबर है। यानी औसत मांग औसत आपूर्ति के जब बराबर है तो इस केस को हम कहते हैं संतुलन की स्थिति। संतुलन ये सभी देशों का एक लक्ष्य है कि औसत डिमांड और औसत सप्लाई हमारे देश की संतुलन में रहे, लेकिन पूर्ण रोजगार को प्राप्त करते हुए, ठीक है। और दूसरा केस है डिमांड ज़्यादा है, एवरेज डिमांड ज़्यादा है, एवरेज सप्लाई कम है। यानी डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम। यानी ये समस्या क्या है? महंगाई आ जाएगी। डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति की समस्या आएगी, ठीक है। और तीसरा, यहां पे क्या होगा? यहां पे महंगाई आएगी। जब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगा तो महंगाई आएगी दूसरे केस में। और तीसरा केस आप समझें, एवरेज डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। एवरेज डिमांड यानी मांग कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो यहां पे क्या आएगा? डिफ्लेशन, डिफ्लेशन। अस्फीति, यहां पे वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। यहां पे क्या होगा? महंगी हो जाएंगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। यहां पे क्या होगा? वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। आप मुझे बताएं कि इन तीनों केसों में आप लोगों को सबसे अच्छा कौन लगता है? आपको हो सकता है संतुलन अच्छा लग रहा हो, अभी मैं इसको भी बताऊंगा। हो सकता है महंगाई तो आप, चूंकि आप भारत के रहने वाले हैं तो आप यही समस्या झेल रहे हैं, तो ये आप महंगाई झेल रहे हैं, तो महंगाई झेलने के कारण आपको ये चीज़ तो कदापि अच्छी नहीं लगेगी। मुद्रास्फीति यानी सेकंड केस। हो सकता है आपको थर्ड केस अच्छा लग रहा हो कि
हमारे देश में महंगाई कम हो जाए, वस्तुओं की कीमत गिरने लगे। देखिए, इसमें जब डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, तो कीमतें गिरने लगेंगी। तो हो सकता है आपको ये केस अच्छा लग रहा हो। कुछ लोगों को जिस हालात में हैं, यानी कि महंगाई ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, यानी मुद्रास्फीति यानी महंगाई है, तो हो सकता है उनको ये केस अच्छा लग रहा हो। डिमांड सप्लाई संतुलन में है, उनको हो सकता है ये अच्छा लग रहा हो। लेकिन डिमांड सप्लाई जब संतुलन में होगा तो रेट नहीं बढ़ेगा वस्तुओं का, उसी पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है डियर फ्रेंड, मैं आपको एक एक केस लेके समझाता हूं। मैं पहले शुरू करूंगा केस थर्ड से और केस फर्स्ट तक लेके आऊंगा। तो मैं पहले केस थर्ड आपको समझाता हूं। इसमें क्या मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, यानी डिफ्लेशन की अवस्था है, यानी अस्फीति, यानी कि महंगाई यहाँ पे कम है, वस्तुओं की कीमत घट रही है। यानी क्या है, डिमांड जो है कम है, सप्लाई ज़्यादा है। ठीक है, ये केस थर्ड है। अब इसको मैं समझाता हूँ। ये समस्या डिफ्लेशन की है, यानी कि अस्फीति की। यहाँ पे वस्तुओं की कीमत गिर रही है, क्योंकि मांग कम है, वस्तुओं की कीमत जो है गिर रही है, क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा है। ये केस जो है विकसित देशों में देखा जाता है, विकसित राष्ट्र में ये केस मिलता है कि वहाँ पे डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। अब आप समझें कि विकसित देशों की समस्या क्या होगी। वो बहुत बुरी स्थिति में है, उनकी आप समस्या समझें कि जैसे देखिए, उनके यहाँ मांग कम है और उत्पादन ज़्यादा है। इससे होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि हम अपने देश की बाउंड्री को बंद कर लें और हमारे यहाँ मांग कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो, यानी कि उत्पादन हम ज़्यादा कर रहे हों और हमारे देश में मांग कम हो, तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए सबके पास गाड़ी हो गई, गाड़ी का उत्पादन हमने खूब किया और सबके पास गाड़ी हो गई, सबके पास फोर व्हीलर हो गई, तो अब क्या करेंगे, फोर व्हीलर का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। जब किसी को ज़रूरत ही नहीं है, सबके पास गाड़ी आ गई, तो अब गाड़ी क्या करेगा आदमी, तो गाड़ी की मांग कम कर देगा। गाड़ी की मांग जब वो कम कर देता है तो बताएं कि गाड़ी का उत्पादन होगा, क्योंकि जब आप उसकी मांग ही नहीं करेंगे तो उत्पादन कैसे होगा। जब उत्पादन नहीं होगा तो जो उद्यमी था वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करेगा, उसके लिए बेकार है, क्योंकि उत्पादन करना ही नहीं है, तो वो उसको बंद कर देगा, अपनी कंपनी को बंद कर दिया तो उद्यमी भी बर्बाद हो गया। और जो उद्यमी उत्पादन कर रहा था, उससे जो प्रॉफिट हो रहा था, उसका टैक्स का एक हिस्सा सरकार को जा रहा था, तो वो जो उत्पादन ही नहीं कर रहा है तो टैक्स में जाने का कोई बात ही नहीं बनता। उसके बाद आप सोचें कि जो एम्प्लॉई वहाँ पे काम कर रहे थे उसकी कंपनी में, अब क्या, जब कंपनी ही बंद हो गई तो उसका भी लोगों का रोजगार भी चला जाएगा। रोजगार चला जाएगा तो एक तो मांग ऐसे ही कम थी, अब वो गरीब अवस्था में, यानी कि उनके पास अर्निंग कमी हो गई है, तो वो मांग क्या होगा, मांग और तेजी से घट जाएगी। और इसी तरह और सारे केस आप देख लें, एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर बनाने वाली कंपनियां, वो भी जब हर आदमी के उत्पादन उनका बहुत ज़्यादा था, उन्होंने खूब उत्पादन किया और सबके पास लोगों के, उत्पादन का मतलब होता है कि आय का सृजन होगा। जितना देश में उत्पादन होगा, देश उतना ही आगे जाएगा। लेकिन आगे जाने की एक लिमिट है। जब सभी लोगों के पास सब उत्पादन ही करने लगेंगे और सभी के पास जो है धन धान्य से संपन्न हो जाएंगे, उनके पास सभी प्रकार की वस्तुएं आ जाएंगी, तो वो देश जो है संतृप्त अवस्था में आ जाएगा, यानी मांग में कमी होने लगेगी। अमीर देशों की यही समस्या है और ये बहुत बड़ी समस्या है। हम लोगों की समस्या क्या है उसको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आप इनको समझें। फिर जैसे कोई मान लो जो फ्रिज बनाने की कंपनी है या टीवी बनाने की कंपनी है, अब जब सबके घर में टीवी लगी है तो टीवी बनाने वाली कंपनी टीवी बनाएगी। जब टीवी की मांग ही नहीं होगी तो टीवी बनाने का उसका कोई मतलब नहीं है और टीवी फिर बनाने वाली कंपनी भी बंद हो जाएगी। तो इससे जो एक टैक्स का हिस्सा जाता था सरकार के पास टैक्स, वो भी खाली, टैक्स नहीं मिलेगा। जब टैक्स नहीं मिलेगा तो सरकार जो बहुत सारे काम करती थी, लैंड ऑर्डर पे,
इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, देश की तरक्की पे सारी चीज़ें बाधित होने लगेंगी। और जो उस कंपनी में, टीवी बनाने वाली कंपनी में लोग काम करते थे, उनका भी रोजगार खत्म। तो अब उनका रोजगार खत्म हो गया, यानी उनके लिए आय का सृजन नहीं हो पा रहा है, तो क्या मांग करेंगे? जब पैसा ही नहीं होगा तो मांग क्या करेंगे? तो मांग और बुरी तरह से प्रभावित होगी। तो ये ऐसी स्थिति में है। तो आप मुझे बताएं, क्या आप चाहते हैं कि आपके देश में डिमांड कम हो जाए, सप्लाई ज़्यादा हो जाए, यानी उत्पादन ज़्यादा हो जाए? यानी इसका सीधा सा कहने का मतलब, क्या आप चाहते हैं कि आपके देश में वस्तुओं की कीमत गिर जाए? वस्तुओं का कीमत तभी गिरेगा जब आपका उत्पादन ज़्यादा हो और मांग कम हो। ये डिमांड और सप्लाई, मांग और आपूर्ति बाजार की दो महाशक्तियां हैं। ये बाजार को नियंत्रित करती हैं, ठीक है। जब मांग ज़्यादा होगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, जब मांग कम होगी तो उसकी कीमत घट जाएगी। भारत देश में यदि वस्तुओं की कीमत को घटाना है तो जो बाजार की शक्तियां हैं वो इसी तरह से बैलेंस होंगी कि मांग जब घटेगी तब वस्तुओं की कीमत घट जाएगी, मांग बढ़ेगी तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। और किस तरह से बढ़ेगी घटेगी, मैंने ये चीज़ बता दिया। और ये बहुत बुरी स्थिति है। इस स्थिति में यदि आप जाना चाहते हैं, आप वस्तुओं की कीमत चाहते हैं घटे, तो आप इन देशों की तरफ बिहेव करने की तरफ जाना होगा। और फिर आप किस स्थिति में होंगे वो आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। जैसे भारत देश अभी बंद कर दे, भारत के पीछे ऐसे ही ये लोग थोड़े पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है। ये लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मैं केस सेकंड को आपको समझाता हूं, जो भारत देश की समस्या है, इसको आप अच्छे से समझें। भारत देश में समस्या क्या है? डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, यानी इन्फ्लेशन की स्थिति है। इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति। और आसान शब्द में समझें तो महंगाई। महंगाई क्यों है हमारे देश में? देश में महंगाई का कारण यह है कि हमारे यहाँ डिमांड ज़्यादा है और उत्पादन कम है। उत्पादन कम से तात्पर्य ये होता है कि हमारे देश में अभी, हमारा देश तरक्की करने के लिए, किसी भी देश की तरक्की के लिए ज़रूरत है कि उस देश में उत्पादन को बढ़ाया जाए। अगर यदि उस देश को आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो ये ज़रूरी है कि उस देश को उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन जब बढ़ता है तो आय का सृजन होता है। आय का सृजन होगा, देश का इनकम बढ़ेगा। देश का इनकम बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति का इनकम बढ़ेगा, तो लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा, तो वो बचत करेंगे, फिर वो निवेश करेंगे। निवेश करने की, पूंजी निर्माण करने की क्षमता बढ़ेगी, तब उनका उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से देश तरक्की पे जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि उत्पादन बढ़े, लेकिन हमारे यहाँ उत्पादन कम है, इसलिए हमारे यहाँ डिमांड ज़्यादा है। क्योंकि उत्पादन कम होने की वजह से हम लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि सप्लाई कम हो पा रहा है। जैसे टीवी, मान लीजिए 100 टीवी की ज़रूरत है हमारे गांव में, लेकिन टीवियाँ हैं 5, तो इसलिए उसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर टीवी हो जाए 20, ज़रूरत है 10, तो उसका दाम घट जाएगा। लेकिन चूँकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, यानी देश में उत्पादन कम हो रहा है, तो इसलिए हमारे यहाँ वस्तुओं की कीमत का दाम जो है बढ़ गया है। और ये ज़रूरी है कि हम उत्पादन ज़्यादा करें, जिससे हमारे यहाँ वस्तुओं की कीमत घटे। और जब तक उत्पादन हम नहीं करेंगे तब तक हमारा देश भी आगे नहीं जाएगा। तो हमें लगता है कि आप इस स्थिति को समझ गए होंगे। मैं आगे तीसरा केस समझाता हूँ। जब डिमांड और सप्लाई, यानी औसत मांग और औसत सप्लाई, औसत आपूर्ति दोनों संतुलन की स्थिति में है, पहला केस मैं आपसे चर्चा करता हूं। AD बराबर AS, यानी संतुलन की स्थिति में। इस केस में समझें, ये आइडियल केस माना जाता है। जो हर देश का, यानी अर्थव्यवस्था का आइडियल केस है, वो एवरेज डिमांड और एवरेज सप्लाई, यानी मांग और आपूर्ति संतुलन में हो और पूर्ण रोजगार को आप प्राप्त कर लें। पूर्ण रोजगार को, इसमें 2 केस आते हैं, ठीक है।
यानी एक तो संतुलन की स्थिति में हो और दूसरा पूर्ण रोजगार प्राप्त कर लें। पूर्ण रोजगार से तात्पर्य यह है कि लोगों को रोजगार मिलने से तो ठीक है, लोगों को रोजगार मिल जाए, सभी लोगों को काम मिल जाए, लेकिन हमारे यहाँ जितनी वस्तुएं हैं, जितने संसाधन हैं, उनका 100% दोहन हो रहा हो, लेकिन तकनीक कांस्टेंट रहे। जैसे मान लीजिए अभी खेत है मेरा, मैं उसमें 10 क्विंटल धान का उत्पादन करता हूँ, लेकिन इस समय की तकनीक के हिसाब से मैं 10 क्विंटल करता हूँ। कोई अच्छी तकनीक आ गई तो हो सकता है 20 क्विंटल उत्पादन होने लगे, लेकिन ये नहीं, तकनीक को कांस्टेंट रखते हुए तकनीक स्थिर कर लो कि जो तकनीक है यही, इस तकनीक में रहते हुए आप संतुलन की स्थिति में आ जाएं, डिमांड और सप्लाई आपकी संतुलन की स्थिति में हो और पूर्ण रोजगार की स्थिति हो। पूर्ण रोजगार से तात्पर्य यह है कि आपके सभी संसाधन का 100% दोहन हो रहा हो, यानी कि जो खेत की आपकी क्षमता है उत्पादन करने की, इस समय की तकनीक के हिसाब से वो 100% उत्पादन कर रहा हो। आपके यहाँ की जितनी तकनीकी हैं, जितना एसेट हैं, जितना आपके यहाँ संसाधन है, उनका 100% दोहन हो रहा हो। जब इस तकनीक को कांस्टेंट रखते हुए, ये कंडीशन है कि तकनीक जो है कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि तकनीक जब इंप्रूव करेगी तो उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन तकनीक को कांस्टेंट रखिए। तकनीक जब नियत है, उसके बाद 100% आप के देश की सारे संसाधनों का 100% दोहन हो रहा, यानी कि उससे ज़्यादा अब वो उत्पादन नहीं कर सकते हैं इस तकनीक के रहते हुए। तकनीक नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो इस आइडियल कंडीशन में हमको जाने के लिए अर्थव्यवस्था की ये आइडियल कंडीशन कहते हैं, ठीक है। क्या है, एक बार मैं फिर से बताता हूं कि एवरेज डिमांड और संतुलन बराबर में हो और पूर्ण रोजगार की स्थिति में हो, ठीक है। अब मैं एक केस लेता हूं भारत का। मान लेते हैं कि भारत पूर्ण रूप से संतुलन में है, लेकिन रोजगार की स्थिति जो है वो कहाँ पे है, मैं आपको बताता हूँ। ये मैं केस लेता हूँ भारत का। मान लेते हैं कि भारत पूर्ण रूप से संतुलन में है, डिमांड और सप्लाई संतुलन में है, लेकिन जो पूर्ण रोजगार के लिए कितना उत्पादन करना है, 200 यूनिट का। यानी कि किसी देश के आइडियल केस में जाने के लिए हम मान रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई बराबर हो, यानी संतुलन में हो, लेकिन जो उत्पादन हो रहा होगा पूर्ण रोजगार के लिए वो 200 यूनिट हो रहा होगा, ठीक है। मान लिया मैंने। तो भारत का केस लेते हैं कि मान लीजिए कि डिमांड और सप्लाई संतुलन में है, लेकिन जो इसका उत्पादन है वो 180 ही यूनिट है, 180 यूनिट। ये 200 यूनिट नहीं पहुंच पाया, बल्कि उससे पहले ही संतुलन की स्थिति में आ गया। इसका मतलब ये है कि पूर्ण रोजगार पे ये नहीं पहुंच पाया है। पूर्ण रोजगार पे यदि डिमांड संतुलन, तो देखिए संतुलन में है, लेकिन ये एक 200 यूनिट पे पूर्ण रोजगार होता, लेकिन ये 180 यूनिट पे ही संतुलन में आ गया है। यदि इस देश को आइडियल कंडीशन में जाना है तो क्या करना होगा, 20 यूनिट, यानी 200 में से 180 गया 20, तो 20 यूनिट का अतिरिक्त उत्पादन करना होगा। यानी कि ये देखो गैप जो है 20 यूनिट, 20 यूनिट का अतिरिक्त उत्पादन करना होगा। 20 यूनिट का जब अतिरिक्त उत्पादन करेगा तो हम लोग आइडियल कंडीशन पे पहुंच जाएंगे। अब हम 20 यूनिट का उत्पादन कैसे बढ़ाएं, ये समस्या है। तब आप ये समस्या समझ जाएंगे औसत डिमांड और औसत सप्लाई की। ज़्यादातर केस में यही हो जाता है, ये 200 यूनिट तक नहीं पहुंच पाते, ये उससे पहले ही संतुलन की स्थिति में आ जाते हैं, तो वो अर्थव्यवस्था की आइडियल कंडीशन में नहीं पहुंचते। और फिर उससे आगे बढ़ने का क्या रास्ता है, आप अभी समझ जाएंगे इसमें क्या समस्या है। देखिए, किसी भी देश को यदि आगे बढ़ाना है, किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, तो उसमें डिमांड और सप्लाई दो ड्राइवर होते हैं। ड्राइवर का मतलब जो रास्ता दिखाते हुए आगे चलते हैं, जिनके आगे चलने से पूरा देश आगे चलता है। जैसे मैं पहले बात करता हूं कि इसमें डिमांड को ड्राइवर बना दें कि सप्लाई को, तो चलो हम डिमांड को सप्लाई, देखिए सप्लाई का मतलब होता है जो उत्पादन कर रहा है।
तो सप्लायर यानी उद्यमी को हम बना लेते हैं, पहली बार ड्राइवर इनको बनाते हैं। चलो हम पहले इनको ड्राइवर बनाते हैं। ड्राइवर, ड्राइवर कौन? सप्लायर, सप्लायर यानी उद्यमी। तो हम उद्यमी के पास जाते हैं और कहते हैं, बहुत प्यार से समझिएगा, आपको पूरी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से सहजता से समझ में आने लगेगी। इतना ही ज़रूरत है आपको, इतना व्यवहारिक होने की ज़रूरत है, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। देखिए, हैं, चलो डियर फ्रेंड, मैं सबसे पहले सप्लायर यानी उद्यमी को ड्राइवर बना देते हैं। हम चलते हैं उद्यमी के पास और कहते हैं, सप्लायर का काम क्या है? सप्लायर यानी उद्यमी, वो उत्पादन को बढ़ाए। उत्पादन को बढ़ाएगा, उत्पादन को ही तो बढ़ाना है। 20 यूनिट के बराबर वो उत्पादन को बढ़ा दे तो मैं जो है 180 से 200 यूनिट पहुंच जाऊंगा और हम आइडियल कंडीशन पे पहुंच जाएंगे। तो हम ड्राइवर बनाते हैं उद्यमी को और हम उनके पास चलते हैं तो कहते हैं कि डियर फ्रेंड, आप जो है उत्पादन को बढ़ाइए। हमारी समस्या ये है कि 180 यूनिट तक हम उत्पादन करके संतुलन में आ गए हैं, हमको 200 यूनिट पहुंच जाएं तो हम लोग आइडियल कंडीशन में आ जाएंगे, तो आप 20 यूनिट का अतिरिक्त उत्पादन कीजिए। तो वो कहते हैं आप गुमराह हैं। गुमराह इसलिए हैं कि मैं जितनी मांग है उतना उत्पादन तो कर रहा हूँ, 180 यूनिट के बराबर मांग है तो मैं उतना उत्पादन कर रहा हूँ। यदि आपको चाहिए अतिरिक्त उत्पादन तो आपने गलत ड्राइवर चुना है, मैं सही ड्राइवर थोड़े ना हूँ। आपको यदि ज़्यादा उत्पादन करवाना है तो मांग बढ़वाइए। मांग कौन करता है? डिमांड, ये एवरेज डिमांड यानी कि जो पब्लिक है वो डिमांड करती है, उससे जाके आप मिलिए और कहिए कि वो ड्राइवर बने और वो उपभोग बढ़ाएं, मांग ज़्यादा करें। मैं उत्पादन करने में क्या दिक्कत है, मैं उत्पादन बढ़ा दूंगा, लेकिन पहले मांग तो बढ़वाइए। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो कोई बात नहीं भाई, मैं गलत ड्राइवर के पास आ गया था, अब ड्राइवर चेंज करता हूँ। मैं ड्राइवर के पास चलता हूँ, पीपल के पास, मतलब लोगों के पास चलता हूँ, जनता के पास। कहता हूँ कि भाई साहब आप लोग ड्राइवर बन जाइए। ड्राइवर बन जाइए यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। आप उपभोग को बढ़ाइए, थोड़ा सा मांग करिए, तो जिससे हमारा जो 180 यूनिट के बराबर उत्पादन पे हम लोग संतुलित हो गए हैं, तो जो आइडियल कंडीशन है 200 यूनिट की, हम वहाँ तक पहुँच जाएं। वहाँ तक पहुँचने के लिए आप मेरी मदद करें, आप मेरे ड्राइवर बन जाएं और 20 यूनिट का अतिरिक्त मांग करें। तो कहते हैं कौन मांग नहीं करना चाहता? कौन मांग नहीं करना चाहता? जिसको घी दूध मिलेगा खाने को वो क्यों नहीं खाना चाहेगा? जिसको मर्सिडीज मिलेगी क्यों नहीं घूमना चाहेगा? लेकिन मर्सिडीज के लिए ज़रूरी है कि हमारे लिए आय का सृजन भी तो हो, अतिरिक्त आय का सृजन तो होना चाहिए हमारे लिए। तो अतिरिक्त आय का सृजन होने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप उत्पादन को बढ़ाइए। उत्पादन बढ़ेगा तो हमारा आय बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो हम मांग करेंगे। मैं भी तो मर्सिडीज से चलना चाहता हूँ, लेकिन मर्सिडीज से चलने के लिए ये ज़रूरी है कि मेरी आय बढ़े। तो ये लोग कहते हैं कि भाई साहब मैं तो चाहता हूँ कि मैं खूब आगे बढ़ूँ और खूब मांग करूँ। मांग कौन नहीं करना चाहता? मांग करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी आय तो बढ़े, और आय बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि उत्पादन बढ़ाया जाए। तो आप मेरे पास मिसगाइडेड हैं, मेरे पास गलत ढंग से आ गए हैं। तो फिर सरकार कभी इनके पास जाती है, कभी इनके पास जाती है, कभी इनके पास जाती है, कभी इनके पास आती है। तो सरकार यहीं घूम रही है। सरकार करे तो क्या करे? तो समस्याएं, मुझे लगता है कि आज आपको इस क्लास में कुछ अच्छा समझ में आया होगा, आपका कॉग्निटिव विकास हो रहा होगा। मैं ये जो समस्याएं हैं मैं इसको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, क्योंकि लंबी क्लासेस हो जाती हैं तो थोड़ा लोग का प्रतिक्रिया आता है। तो मैं छोटी क्लास, छोटा छोटा टॉपिक आपको समझाता हूँ, आप लोग कंटिन्यू होते रहें। अगर मेरा समझाना आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।